Good morning, students. Welcome in the class 10th. Let's start our next topic. हमारा अगला जो भाग हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आप लोग जानते बेटा, हमारा दूसरा पार्ट शुरू है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसमें इसके पूर्व हमने 4 तरह की रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखे हैं। उसके बाद हमने ऊष्माग्राही और ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया देखी है ना। उसके बाद आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग। तो क्या आपको ऐसा लगता है हमने कोई रासायनिक अभिक्रिया हमारे आसपास दैनंदिन जीवन में होती हुई देखी है? हाँ बिल्कुल, हमने ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे आसपास देखी है बेटा, जिसके उदाहरण मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी बिना पेंट किए हुए लोहे को, इसको एशियन पेंट या कोई पेंट से कलर नहीं करना है, उसको हम लोगों को ऐसे ही बाहर रख देना है, छोड़ देना है। यदि वो मिट्टी या पानी के संपर्क में आता है ना, बारिश के दिनों में तो देखते ही हम लोग, तो उसके ऊपर जंग लग जाता है बेटा, है ना, लोहे में जंग लगता है। फिर कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि एक कोई उदाहरण मैं आप लोग को बताना चाहूँगा दूसरा, कि दूध हो गया, दूध फट गया मान लो कि कभी, तो उसके बाद उसमें उससे हम लोग उसका रूपांतरण दही में कर सकते हैं, है ना। ये एक रासायनिक अभिक्रिया होगी, ये भी आप लोगों को पता है। और दूसरी एक अभिक्रिया हम लोग ये भी मान के चल सकते हैं कि जैसे कि मान लो कि हमने रोटी को हमने बंद डिब्बे में 3 या 4 दिनों तक रख दिया, है ना, तो उसके ऊपर फंगस पकड़ लेता है ना, तो वो भी हरी पीली रंग की कुछ तो भी दिखाई देती हैं। ये भी एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है बेटा, जिसके ऊपर कीटाणुओं का अतिक्रमण हो जाता है, कीटाणु उसके ऊपर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि नहीं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार उदाहरण इसमें दिए गए बेटा। जैसे कि पहला है, रसोई गैस को ऊष्मा देने पर जलने लगता है ना। रसोई गैस हम लोग को गैस ऑन करके छोड़ देनी है, उसके ऊपर जैसे ही हम लोग माचिस की तिल्ली लगा लेते हैं तो वो जलने लगती है ना। दूसरी है लोहे में जंग लगना। तीसरा है पत्थरों का अपक्षीणन होना, मतलब वो कम कम होते जाना। ग्लूकोज के विलयन में योग्य परिस्थिति में ईस्ट मिलाने पर अल्कोहल बनना, है ना, मतलब अल्कोहल यानी कि मदिरा, यानी कि वो तो मदिरा के फॉर्म में वो बन जाती है बेटा ग्लूकोज में, यदि हम लोग ईस्ट मिलाते हैं तो। फिर है पलक नली में विरल अम्ल लेकर उसमें खाने का सोडा मिलाने पर बुदबुदाहट होना। चौथा है बेरियम क्लोराइड के विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर सफ़ेद अवक्षेप का बनना। ये सब हम लोग अपने प्रयोगशाला में हम लोग करके देख सकते हैं बेटा। बेरियम क्लोराइड अपने पास होता है, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है हम लोग को, तनु यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसके बाद हम लोग को सफ़ेद अवक्षेप इसमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे प्रकार हम लोग हमारे आसपास देखते हैं कि जिसके ऊपर, जैसे कि आप लोगों को पता है, खाने का सोडा हम लोग या फिर इनो पाउडर हम लोग ढोकला बनाते समय डालते हैं तो ढोकला हमारा फूलने लगता है ना। एयर की वजह से वो थोड़ा सा दूर दूर होकर अच्छे से बन जाता है, उसको खाने में मज़ा आता है। लेकिन अगर वो बिना इनो पाउडर डाला हुआ या खाने का सोडा डाला हुआ अगर हमने बनाने की कोशिश की तो वो ढोकला नहीं बनता, वो बर्फ़ी बन जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी ये बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे आसपास होती है जिनके बारे में हम लोग को पक्की जानकारी आप लोगों को नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो पक्की जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो, इसीलिए आज का वीडियो आप लोग देखिए, पूरा देखिए। और हम लोग चलते हैं सामने। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त उदाहरणों से ये पता चलता है कि कुछ अभिक्रियाएं कुछ ही समय में पूर्ण होती हैं, यानी तीव्र गति से होती हैं। तो कुछ अभिक्रियाओं को पूर्ण होने के लिए ज़्यादा समय लगता है, यानी मंद गति से होती है। इसका मतलब होता है कि भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं की दर भिन्न भिन्न होती है। मतलब जो भी रासायनिक क्रिया आप लोग के आसपास होती है उसका दर अलग अलग होता है। तो उसको हम लोग और आसानी से देखना चाहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रियाओं का दर कौन सी चीज़ों के ऊपर आधारित होता है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया के दर पर परिणाम करने वाले घटक कौन कौन से हैं।
चलिए सामने ये घटक के बारे में मैं ओवरऑल आप लोग को एक साथ ये 5 घटक आप लोग देखने जाने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं बेटा। एक तो है स्वरूप, मतलब जो भी अभिकारक हम लोग लेने वाले हैं उसका एक स्वरूप होना चाहिए। स्वरूप के बाद दूसरा हम लोग देखेंगे अभिकारकों के कणों का आकार। तीसरा हम लोग देखेंगे अभिकारकों की सांद्रता। चौथा हम लोग देखेंगे अभिक्रिया का तापमान। और पांचवा हम लोग देखेंगे बेटा उत्प्रेरक इसके बाद हम लोग आज देखेंगे। तो ये पांचों प्रकार इन शॉर्ट आप लोग को मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि अभिकारकों का स्वरूप यहाँ पे बोला गया है। अभिकारकों के स्वरूप में आप लोगों को 2 तरह के अभिकारक दिए गए हैं, एल्यूमिनियम और जिंक, है ना। ये एल्यूमिनियम और जिंक दोनों अलग अलग धातु हैं। इनका हम लोगों को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में परीक्षण करना है, मतलब दोनों को मिलाना है, एक साथ नहीं मिलाना है। एल्यूमिनियम को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर देखेंगे तो क्या उत्पाद हम लोग को मिलता है, और जिंक को भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अलग परख नली में लेकर मिश्रित करके देखेंगे तो उसमें कौन सा उत्पाद हम लोग को मिलता है। दोनों में आप लोगों को हाइड्रोजन गैस मुक्त होती हुई मिलेंगी बेटा, है ना। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती हुई मिलेंगी। और इसके बाद आप लोगों को इसमें यह बोला गया है कि दोनों का स्वरूप अलग अलग है। यानी कि इन द सेंस हम लोग इसमें बोलेंगे कि एल्यूमिनियम जो है वो जिंक के कंपैरिजन में, एल्यूमिनियम और जिंक दोनों की अलग अलग क्रियाएं की हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, है ना। 10 ml हमने इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों में समान रूप से डाला हुआ था। इसमें बेटा एल्यूमिनियम की अभिक्रिया जो है वो अधिक क्रियाशील होती है, ठीक है, और जिंक की जो अभिक्रिया होती है वो कम क्रियाशील होती है। यानी कि इसमें क्या मिलेगा हम लोग को, जो एल्यूमिनियम धातु का अम्ल के साथ जल्दी अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया का दर भी जो होता है वो एल्यूमिनियम के साथ ज़्यादा मात्रा में होता है। उसी तरह अगर हम लोग जिंक के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तुलना करें, दोनों को जिंक को और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने के बाद देखें तो जिंक के साथ जो अभिक्रिया होती है उसकी दर जो होती है वो कम होती है, ठीक है। यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि H2 गैस मुक्त होती है तथा इन धातुओं के पानी में अघुलनशील लवण निर्माण होते हैं। मतलब वो जो लवण इसके बाद निर्माण होंगे ना वो अघुलनशील लवण होते हैं, परंतु जस्ते की तुलना में एल्यूमिनियम धातु की अम्ल के साथ जल्दी अभिक्रिया होती है। मतलब दोनों की अभिक्रिया अगर आप लोगों ने देखी तो लवण तो दोनों इसमें बनता ही है, लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो जल्दी अभिक्रिया करता है। किसके कंपैरिजन में बेटा, किसके कंपैरिजन में, जस्ते के धातु की कंपैरिजन में, जस्ता यानी कि जिंक के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर अब हम लोग चलते हैं हमारी दूसरी अभिकारक के ऊपर, मतलब दूसरे रासायनिक अभिक्रिया पर परिणाम करने वाले घटक के ऊपर। वो हमारा दूसरा परिणाम करने वाला घटक है आकार, ठीक है, कणों का आकार। मतलब सबसे पहले हमने स्वरूप देखा था, अब हम लोग देखने वाले हैं आकार। आकार के लिए यहाँ पे एक उपकरण और रासायनिक पदार्थ के बारे में आप लोग को एक जानकारी बताई गई है। देखिए बेटा, 2 परख नलियाँ लेनी है, एक तराजू लिखना है, एक मापन पात्र लेना है। एक परख नली में शाहबादी फर्श के टुकड़े डालने हैं। शाहबादी फर्श के टुकड़े यानी कि जो संगमरमर की जो टाइल्स आप लोगों ने कभी देखी होंगी बेटा, वो उसमें एक परख नली में डालनी है और दूसरे परख नली में वही शाहबादी फर्श का चूर्ण डालना है। और एक हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, तनु अम्ल है, वो जैसे अभी इसके पूर्व हमने लिया था अभिकारकों का स्वरूप देखते समय, है ना। अभिकारकों का स्वरूप जो अभी ऊपर में हमने देखा ना, वैसे ही हम लोगों को आकार में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही लेना है। एक परख नली में शाहबादी फर्श के टुकड़े लेने हैं, यानी कि जो संगमरमर की जो टाइल्स होती है उसके टुकड़े और संगमरमर का चूर्ण दूसरे परख नली में लेना है। दोनों में समान मात्रा में 10 ml में HCl हम लोग को डाल देना है। तो अब इसमें क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले तीव्र गति से बनते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ना वो बनना शुरू हो जाती है, वो निकलना भी शुरू होगी, बनते हैं, या मंद गति से इनका परीक्षण कीजिए। अब देखिए दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले हम लोग को मिलने वाले हैं।
तो दोनों में कौन सा पदार्थ ज़्यादा क्रियाशील होगा, मतलब वो टुकड़े होंगे या चूर्ण होगा। तो इसमें आपका उत्तर दिया गया बेटा कि टुकड़ों से भी ज़्यादा क्रियाशील होते हैं उसके कम आकार वाले कण, यानी कि उसका चूर्ण, यानी कि जो चूर्ण है वो ज़्यादा क्रियाशील होगा टुकड़ों की अपेक्षा। यानी अभिकारकों के कणों का आकार भी रासायनिक अभिक्रिया पर परिणाम करने वाला एक महत्वपूर्ण दूसरा घटक हम लोग देखने जा रहे हैं, वो है हमारा अभिकारकों के कणों का आकार। ये यदि आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इसमें यही लिखा है कि अभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के कणों का आकार जितना छोटा होगा उतना ही अभिक्रिया की दर अधिक होगी। यानी कि जितना बारीक और कम आकार में वो चूर्ण होगा उतना वो ज़्यादा क्रियाशील होगा, और जितना वो बड़े बड़े टुकड़ों में रहेगा वो उतना वो कम क्रियाशील होगा। उसको लगने के लिए, उसको होने के लिए समय लग सकता है, समय लगेगा। ठीक है, फिर हम लोग तीसरा रासायनिक अभिक्रिया दर पर परिणाम करने वाला एक महत्वपूर्ण तीसरा घटक देखेंगे बेटा, अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कि आप लोगों ने अभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही देखा है, दोनों मतलब पहली स्वरूप में और दूसरे आकार में हम लोगों ने एक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया हुआ था। इसमें भी हम लोगों को तनु और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही लेना है, परंतु इसमें आप लोगों को जो अभिकारक है वो थोड़ा सा बदल गया है। इसमें हम लोग लेने वाले बेटा CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का चूर्ण हम लोग को इसमें लेना है। कैल्शियम कार्बोनेट का चूर्ण इसके पूर्व लिया हुआ है बेटा, आपको याद होगा। देखिए, ये अपघटन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी हुई थी, तो इससे हम लोगों को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला था ना। उसी तरह से ये रिएक्शन अभी हम लोग क्या करने वाले, इसको हीट नहीं देने वाला है, देना है हमें। इसमें अभी हम लोग को कैल्शियम कार्बोनेट और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है, दोनों को घोलकर मिलाकर देखेंगे। फिर दूसरी एक परख नली लेंगे, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेने वाले बेटा। ठीक है, जैसे आपको किताब में बताया गया है कि तनु अम्ल के साथ कैल्शियम कार्बोनेट मिलाने पर अभिक्रिया मंद गति से होती है। यानी कि तनु अम्ल जो हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया और कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसमें उसकी जो क्रिया होती है वो मंद गति से होने लगती है, और कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे अदृश्य होता जाता है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना वो धीरे धीरे अदृश्य होता जाएगा, और CO2 गैस भी धीरे धीरे मुक्त होगी, है ना। मतलब इसमें क्या होगा कि CO2 गैस निकल रही है, वो अभिक्रिया मंद गति से हो रही है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है धीरे धीरे अदृश्य हो रहा है। ये कब हो रहा है, जब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में हमने तनु अम्ल मिश्रित किया हुआ है ना। परंतु सांद्र अम्ल के साथ, मतलब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हमने सांद्र अम्ल डाला तो उसके बाद होने वाली क्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट शीघ्र अदृश्य होता है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना वो शीघ्र अदृश्य भी होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो धीरे धीरे नहीं जल्दी जल्दी मुक्त होगी। यानी कि तनु अम्ल की अपेक्षा सांद्र अम्ल की अभिक्रिया शीघ्र होती है। सांद्र अम्ल में जो अभी दूसरी बार हमने ये जो दूसरी क्रिया देखी है वही तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिश्रित करके वो अभिक्रिया ज़्यादा मतलब तेजी से होती है, शीघ्र होती है। इसलिए अभिक्रिया का दर यह अभिकारकों की सांद्रता के अनुसार बदलता है। सांद्रता यानी कि वो एक तो कोई भी अम्ल लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल भी ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में वो तनु लेना है या सांद्र लेना है, उसके आधार पर भी रासायनिक अभिक्रियाओं की दर पर होने वाले परिणामों का एक महत्वपूर्ण घटक हमने अभी देखा। तीसरा घटक ये हमारा था सांद्रता। अब हम लोग चलेंगे बेटा हमारे चौथे घटक की तरफ। हमारा चौथा घटक है अभिक्रियाओं का तापमान। यानी कि क्या सच में ज़रूरी है तापमान का कोई भी केमिकल यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होते समय कोई इम्पोर्टेंस है क्या? इम्पोर्टेंस यानी कि
इसकी ज़रूरत है क्या? तो हाँ, मैं ये बिल्कुल आप लोग को बताना चाहूँगा कि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि अभी ये अपघटन वाली अभिक्रिया हमने देखी थी, कैल्शियम कार्बोनेट वाली। अभी दोबारा हम लोग वहाँ पे चलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट वाली अभिक्रिया होते समय यदि जब हमने ये अपघटन अभिक्रिया मैंने आपको बताई थी। अपघटन अभिक्रिया वो होती है कि जिसमें एक अभिकारक से एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा उत्पाद हम लोग को मिलते हैं। तो सिर्फ एक अभिकारक हम लोग को लेना है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये ठोस के रूप में हमारे पास है। उसको हमने यदि हीट यानी कि उष्णता दी तो इसके बाद उत्पन्न होने वाले उत्पाद होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यही अभिक्रिया हम लोग को अभी तापमान के रूप में भी देखनी है बेटा। इसमें आप लोग को बोला गया है कि जब हम लोग अभिक्रियाओं का तापमान चेक करते हैं, है ना, जांचते हैं, तो अपघटन अभिक्रिया का बात करते समय आपने चूने के पत्थर के अपघटन की क्रिया की है। अभी जो हमने कैल्शियम कार्बोनेट वाली बोली ना, वही वाली तो कृति की है। इस कृति में बर्नर द्वारा ऊष्मा देने के पूर्व चूने का पानी दूधिया नहीं होता, है ना। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे ये जो अभिक्रिया देखी थी, यहाँ पे चूने का पानी हमने लिया था, याद है बेटा आप लोगों को? ये अभिक्रिया में हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था और दूसरे में चूने का पानी लिया था। जब इसको गर्म करते हैं तो चूने का पानी दूधिया कलर का होना चालू हो जाता है। यदि हम लोगों ने इसमें उष्णता नहीं दी और ये जो रबर की जो वक्र नलिका हमने बेंड ट्यूब रबर कॉर्क पर हमने लगाई हुई है, इससे तो गैस निकलेंगी ही, है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट से, और चूने के पानी में जाएंगी, लेकिन ये दूधिया नहीं होगा, दूधिया रंग का नहीं होगा। तो ये कब होगा? तो ये जब उसको उष्णता देंगे, ऊष्मा देंगे, तभी ये दूधिया रंग का बनने वाला है। तो इस कृति में बर्नर द्वारा ऊष्मा देने के पूर्व चूने का पानी दूधिया नहीं होता, क्योंकि अभिक्रिया की दर 0 होती है। परंतु ऊष्मा देने पर अभिक्रिया की दर अधिक होने की वजह से CO2 यह उत्पाद बनता है। इससे पता चलता है कि अभिक्रिया की दर ये तापमान के ऊपर निर्भर होती है, और तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है। यानी कि यदि हम लोग को तापमान यदि हमने बढ़ा दिया तो उसकी अभिक्रिया का दर भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये है हमारी अभिक्रियाओं का तापमान। यह भी हमारे रासायनिक अभिक्रिया दर पर परिणाम करने वाले घटक में सबसे महत्वपूर्ण एक घटक है, जिसका नाम है अभिक्रिया का तापमान। वही हम लोग अभी कैल्शियम कार्बोनेट को बिना ऊष्मा देने से वो दूधिया रंग नहीं बदलता था, और जब हमने तुरंत उसको ऊष्मा दे दिए कैल्शियम कार्बोनेट को, तो तुरंत उसकी अभिक्रिया का दर भी बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद भी बन गया, वो गैस बनकर जो है गैस बनकर उसमें क्या हो गया कि वो उसके मतलब चूने के पानी को दूधिया रंग में भी बदलना शुरू कर दिया इसने। तो ये सब क्रिया होती है उसके ऊपर तापमान बढ़ाने से। अब हम लोग आखिरी हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिणाम करने वाले घटक का आखिरी घटक देखने वाले हैं, वो है बेटा कैटलिस्ट, यानी कि उत्प्रेरक, जिसको हम लोग हिंदी में उत्प्रेरक बोलेंगे। अब एक ये रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे दी गई है, पोटेशियम क्लोरेट आप लोग को दिया गया है, यहाँ पे KClO3 उसका एक सूत्र है। इसको गर्म करने पर उसका अपघटन मंदगति से होता है, मतलब कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड को हम लोग को गर्म करना है। तो उसको जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक इस तरह से त्रिभुज वाला चिन्ह होगा जो कि ऊष्मा का चिन्ह है। इसको गर्म करने के बाद हम लोग को उत्पाद में मिल रहा है बेटा पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन इसमें क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। तो जब कणों का आकार छोटा करके और अभिक्रिया का तापमान बढ़ाने पर जैसे जैसे हम लोग इसको गर्म करेंगे तो उसका अपघटन मंद गति से होता है। ये बात इसमें आप लोग को बताई जाने वाली है, लेकिन मैं आप लोग को इन शॉर्ट आप लोग को ये समझा के बता देना चाहूँगा कि ऐसा एक कोई पदार्थ हम लोग को इसके अंदर मिश्रित करना है जो सिर्फ उसका होने से ही, उसकी उपस्थिति होने से ही उसकी जो गति है ना, अपघटन की जो गति है वो शीघ्र गति से होना शुरू हो जाती है ना। मतलब उसकी कभी कभी क्या होता है, किसी पदार्थ का सिर्फ उपस्थिति मात्र से होने के बाद भी उसकी गति यदि शीघ्रता से होती रहे तो उसको हम लोग क्यों ना लें, है ना। इसका भी हम लोग रासायनिक परिवर्तन में कोई एक परिणाम हो रहा है, इस प्रकार को हम लोग महत्वपूर्ण घटक मानकर चल सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या बोला है, ये आप लोग को मैं पढ़ के बताता हूँ बेटा। तो
जब इसके छोटा आकार करके भी अभिक्रिया का तापमान बढ़ाने पर भी उपर्युक्त अभिक्रिया की दर नहीं बढ़ती, परंतु मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐसा एक कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड का सूत्र है बेटा MnO2 की उपस्थिति में KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट का शीघ्र गति से अपघटन होकर ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 गैस मुक्त होती है। इस अभिक्रिया में MnO2 यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड में किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। मतलब देखा जाए तो इसकी उपस्थिति मात्र ही ये पोटेशियम क्लोरेट की गति जो है वो तापमान बढ़ाने में शीघ्रता से उसमें मदद कर रही है, परंतु मैग्नीज डाइऑक्साइड में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसमें बिना परिवर्तन से ही अगर पोटेशियम क्लोरेट की अभिक्रिया करने का दर यदि बढ़ता है तो क्यों ना हम लोग इसको रासायनिक परिवर्तन में चेक कर सके, है ना। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनकी उपस्थिति सिर्फ होने की वजह से ही उसमें वो जो पदार्थ हम लोग लेते हैं उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जिस पदार्थ में हम लोग उसको मिश्रित कर रहे हैं उसकी जो परिवर्तन करने की जो दर होती है वो अतिशीघ्र तापमान बढ़ने की और उसकी अभिक्रिया करने की जो दर होती है वो ज़्यादा शीघ्र गति से होना शुरू हो जाती है। तो वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित होती है, परंतु उस पदार्थ में किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब उत्प्रेरक वो होते हैं कि जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जिनकी उपस्थिति से अभिकारकों में बदलाव शुरू हो जाता है। मतलब MnO2 ये उत्प्रेरक है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो, लेकिन पोटेशियम क्लोरेट में जो अभिकारक हमने लिया था उसमें अतिशीघ्रता से अभिक्रिया की दर बढ़नी चालू हो गई थी, उसकी मंद गति जो है वो शीघ्र गति से होनी शुरू थी। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन होकर पानी व ऑक्सीजन निर्माण होने की अभिक्रिया कमरे के तापमान पर मंद गति से होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में दूसरा उदाहरण बताया गया बेटा आप लोग को, परंतु यही अभिक्रिया मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण लेने पर तीव्र गति से होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हम लोग को मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 का चूर्ण लेना है, तो वही क्रिया जो है वो ऊपर की तरह अतिशीघ्र से यानी कि तीव्र गति से होना शुरू हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है और आप लोग को बहुत कुछ समझा है। इसके पूर्व जो पढ़ा है मैंने वो सब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करके रखी है। जो पोर्शन लिखने का बाकी है वो अभी तक लिख लीजिए बेटा, और ये वीडियो और एक बार आप लोग देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना खुद का ख्याल रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, बाय।